हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले किसके बारे में डिस्कशन किया था? कल हम लोगों ने वित्त प्रबंधन के विभिन्न जो निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से हैं? 3 हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और हम लोगों का जो है मूल्य और लक्ष्य जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। स्तर तक, स्टैंडर्ड तक पूरा नहीं, जो बाकी रह गया उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोगों का मूल्य कंप्लीट हो गया, लक्ष्य भी कंप्लीट हो गया। उसकी क्या विशेषताएं हैं? लक्ष्य किसे कहते हैं? तो लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है। क्या होता है? जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है। और निखिल और डार्सी ने क्या कहा इसको? निखिल एवं डार्सी ने लक्ष्य को क्या कहा? हमने उस दिन वैल्यू के बारे में पढ़ा था ना। इसको निखिल और डार्सी ने क्या कहा है? इन्होंने बोला, सॉरी वैल्यू नहीं, लक्ष्य हम लोगों का गोल है। गोल को निखिल एवं डार्सी ने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जिसे प्राप्त करने की हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति इच्छा रखता है। क्या कहा निखिल डार्सी ने? कि हमारा गोल जो है, लक्ष्य जो है, वह अंतिम बिंदु है जिसे प्राप्त करने की हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति इच्छा रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लक्ष्य वह है जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है, प्रयत्नशील होता है। ओके, तो हम लोगों ने लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में कल डिस्कशन किया था। बाकी हम लोगों का रह गया था क्या? लक्ष्य के प्रकार, लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जितने निर्धारक तत्व इसके 3 हैं वो आज हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं किससे? लक्ष्य के प्रकार या लक्ष्य का वर्गीकरण। ओके, लक्ष्य का वर्गीकरण। तो लक्ष्य का वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे लक्ष्य? लक्ष्य हमारे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? तत्कालिक लक्ष्य। तत्कालिक लक्ष्य। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइम गोल भी कहते हैं। शॉर्ट टाइम भी लक्ष्य भी कहते हैं। तत्कालिक लक्ष्य जिसे अल्पकालिक लक्ष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पकालिक लक्ष्य। और दूसरा हमारा है दीर्घकालीन लक्ष्य। कौन सा है दूसरा हमारा? दीर्घकालीन लक्ष्य। और तीसरा हमारा जो है उसको हम कौन सा लक्ष्य बोलते हैं? साधन समाप्ति लक्ष्य। कौन सा? साधन समाप्ति। तो सेकंड नंबर पे हमारा होगा दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य। अभी हम इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसको कैसे क्या कहते हैं और कौन से लक्ष्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया, और जिसको ये क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम का होता है ना, तो इसको हम लॉन्ग टाइम गोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम गोल। और थर्ड हम लोगों का क्या है? साधन समाप्ति, साधन समाप्ति लक्ष्य। ओके, इसको क्या बोला जाता है? इसको मीन एंड चेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन एंड चेन। ओके, साधन समाप्ति को क्या बोलते हैं? मीन एंड चेन। तो हमारे लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य। तो हम लोगों ने तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य जो है, इसलिए क्या होता है? शॉर्ट टाइम का होता है, इसमें कम टाइम का ये लक्ष्य होता है। इसको हम क्या करते हैं? तत्कालिक लक्ष्य की पूर्ति हमारी तत्काल की होती है, तुरंत की होती है। नाम से ही इसको हम समझ सकते हैं। या अल्पकालिक होता है, कम समय का होता है हमारा क्या? तत्कालिक लक्ष्य।
जैसे हमारा क्या हुआ, गृह सज्जा हुई, घर की साफ सफाई और खाना बनाना, ये सारे लक्ष्य हमारे क्या है, तत्कालिक लक्ष्य हैं। ये हमारे तुरंत से करो लक्ष्य में मन में लिया कि हमको ये करना, तुरंत से कंप्लीट। जैसे क्या है, सुबह हम लोग उठते हैं मॉर्निंग में, तो ये तो है नहीं कि उठे बिना किसी शेड्यूल के बस चल रही है, जो करना है कर लिए, तो बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी लक्ष्य के कोई कार्य करेंगे हम, तो वो उसके जो परिणाम होंगे वह इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हम रात में सोते समय ही ये लक्ष्य बना लेते हैं कि सुबह उठ के भाई हमको नहा लो के फ्रेश होके बच्चे का लंच बनाना है, फिर पूजा करना, ये सारी चीजें ये हमारी लक्ष्य हुई। सुबह उठते ही दिमाग में यही चलता है कि हमको ये चीजें पहले खत्म करके फिर दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमने सुबह उठा, क्या सोचा कि बच्चे का लंच मुझे बना के देना है, तो हमने क्या किया, लंच बनाया और दे दिया, तो मेरा लक्ष्य समाप्त हो गया। हमको पूजा करनी है, पूजा कर लिया, लक्ष्य समाप्त हो गया। तो ये क्या होते हैं, तत्कालिक होते हैं, ये कम टाइम के होते हैं, कम टाइम लेते हैं और तत्काल और अल्पकाल में इसकी पूर्ति होती है। आई बात समझ में? जैसे हम लोगों का खाना बनाना, झाड़ू लगाना, या फिर हमने सोचा कि जो है कुछ भी मतलब ये सामान आया तो गेट पे आई सब्जी बेचने, मुझे सब्जी लेना, सब्जी वाला आया, छापर आएगा, मुझे उससे ये सामान लेना है, तो वो आता है गेट पे, जो कि डेली आता है, उसको ले लिए, तुरंत का लक्ष्य मेरा समाप्त हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, तत्कालिक लक्ष्य। तो तत्कालिक लक्ष्य क्या होता है, कम समय का होता है। जैसे इसके अंदर हम गृह सज्जा, घर के आवश्यक छोटे कार्य, घर के आवश्यक छोटे कार्य, ये सभी हमारे क्या है, अल्पकालिक लक्ष्य हैं। पूजा करना, पढ़ना, खाना बनाना, लंच देना, ये सब हमने तुरंत किया, तुरंत में हमारे लक्ष्य गोल की प्राप्ति हो गई। और सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, लॉन्ग टाइम गोल यानी दीर्घकालीन लक्ष्य। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि दीर्घकालीन लक्ष्य जो होता है यह काफी टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग अंतर्गत इसके ले सकते हैं, जैसे जो है हमने क्या बताया था, नियोजन के भी दो प्रकार होते हैं ना, कौन से, अल्पकालिक नियोजन और दीर्घकालिक नियोजन। नियोजन जब हम लोगों ने गृह प्रबंधन के चैप्टर में पढ़ा था ना, उसकी प्रक्रिया के बारे में नियोजन में, तो उसके भी दो बताए थे। तो उसी लक्ष्य की तरह, उसी के नियोजन के ही प्रकार की तरह ये लक्ष्य भी हमारे हैं। उसमें हमने बताया था कि दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं वह अल्पकालिक लक्ष्य पर डिपेंड होते हैं, हमने बताया था ना। तो देखिए कैसे, तो दीर्घकालिक लक्ष्य हमारा क्या हुआ, जैसे मकान बनवाना, मकान बनवाना ये हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया, या उच्च बच्चों को उच्च शिक्षा देना, ये सब हमारे क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य है। अब मकान बनाया, हम रेंट पे कहीं रूम लेके रह रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, एम गोल हम ये सेट करते हैं कि हमको अपने मकान में जाके रहना है। तो मकान में ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से आप लोगों ने सोचा मकान में बस बना बनाया के रखा हम पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमको क्या, हमने अपने गोल को सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमको अब नेक्स्ट ईयर से अपने मकान में जाके रहना, हमको रेंट पे नहीं रहना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से सेविंग करनी पड़ेगी, पैसे की बचत करनी पड़ेगी, फिर हमको जमीन ढूंढेंगे, जमीन मिलेगा तो हम उसको खरीदेंगे, खरीदने के बाद तब जाके हमारा मकान बनेगा, बनकर तैयार होगा तब हम उसमें रहेंगे ना। तो ये हमारा क्या होगा, काफी टाइम इसमें लगता है। बट जब हम लोग लक्ष्य को डिसाइड, उद्देश्य को अपने डिसाइड किए रहेंगे तभी तो हम यह कार्य कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, मकान जो है हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया। उसी तरह से उच्च शिक्षा देना, मान लीजिए कोई है अपने बच्चे को क्या इंजीनियर बनाना चाहता है, तो इंजीनियर बनाने के लिए उसको शुरू से ही क्या होता है, गोल सेट करके चलना है कि बच्चे को हमको इंजीनियर बनाना है। तो उसका जिस तरफ से पहले हम तो ये देखेंगे कि पहले उसका जिस तरफ रुचि होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, जिसमें उस हिसाब से वो सब्जेक्ट जिसकी पढ़ाई करेगा हम गोल सेट कर लेंगे। बस हमको अगर साइंस लेता है, बायो लेता है तो डॉक्टरी पढ़ाना है, मैथ्स लेता है तो कोई इंजीनियर बनाना है, तो ये सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको वही, अगर मैथ में उसकी रुचि है तो मैथ दिलवाएंगे, उसके बाद फिर उसकी तैयारी करवाएंगे, फिर एडमिशन होगा, फिर वह बनेगा इंजीनियर बनेगा ना।
तो ये सारी गोल जो है हमको पहले से सेट करने पड़ते हैं, इसकी पूर्ति होने में काफी टाइम लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, दीर्घकालीन लक्ष्य। तो दीर्घकालीन क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है। और क्या होता है, यह जो है दीर्घकालीन लक्ष्य हमारा अल्पकालिक लक्ष्य पर यह निर्भर होता है। अल्पकालिक लक्ष्य जैसे हमको मकान बनाना है तो उसके लिए हमको सेविंग करनी होगी। तो ये क्या है, हम पहले से ही इसका क्या करेंगे, डेली का कि इस महीने में हमको इतने पैसे की बचत करनी है, या डेली डेली का हम ये सोचे रहेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा फ्री होके पैसे को खर्च करेंगे तो सेविंग नहीं हो पाएगी। तो डेली जब हम बचत करेंगे, सोचे रहेंगे, उस लक्ष्य को डिसाइड किए रहेंगे, तभी तो पैसे की बचत होगी। धीरे धीरे बचत करके ही हम सेविंग करके ही तब अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य हमारा तत्कालिक लक्ष्य पर डिपेंड करता है। बच्चे को उच्च शिक्षा देनी है तो उसके लिए हमको पहले से ही प्रयास करना पड़ेगा, उसको मैथ दिलवाना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए या फिर डॉक्टर बनने के लिए साइंस दिलवाना पड़ेगा, फिर उसकी कोचिंग करवाओ, तैयारी करवाओ, फिर उसका जाके एडमिशन करवाओ, तब उसके बाद हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये सारे छोटे छोटे प्रोसेस से ही हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य हमारा अल्पकालिक लक्ष्य पर डिपेंड होता है। और साधन समाप्ति लक्ष्य, इसे हम कहते हैं मीन एंड चेन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मीन एंड चेन भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, साधन समाप्ति लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किसी साधन का प्रयोग करते हैं, और वे उसके फिर हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वह वही समाप्त हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। जैसे ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करते हैं और वह तुरंत से समाप्त हो जाते हैं, वह लक्ष्य तुरंत से प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे साधन समाप्ति लक्ष्य के फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे हमें बिजली का बिल जमा करना है, तो बिजली का बिल जमा करना क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य। बिजली का बिल जमा करने के लिए हमें पैसे का भुगतान, बिजली के बिल के लिए पैसे का भुगतान करना होगा। बिल की भुगतान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। तो पैसा क्या है, साधन है, हम इसको जमा करेंगे, फिर ये हमारा तो पैसा साधन हो गया, बिजली का बिल जमा कर दिए पैसे के द्वारा, तो हमारे लक्ष्य पूरे हो गए। तो ये क्या हुआ, साधन समाप्ति लक्ष्य। तो ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और वे तुरंत समाप्त हो जाते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साधन समाप्ति लक्ष्य। ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और वे तुरंत समाप्त हो जाते हैं, ऐसे लक्ष्य उन्हें हम क्या कहते हैं, साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल भुगतान हेतु पैसे जमा करना, बिल भुगतान हेतु पैसे जमा करना। तो ये क्या हुआ, हमारा साधन समाप्ति लक्ष्य हुआ। बच्चे की फीस जमा करनी है तो फीस जमा करने के लिए हम पैसा जमा करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, पैसा क्या हमारा एक साधन हो गया था, तो उससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तुरंत से ही वह लक्ष्य समाप्त हो गया, तो हम उसको साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, मीन एंड चेन भी कहा जाता है, और इसे मध्य अंत लक्ष्य भी कहा जाता है। साधन समाप्ति लक्ष्य को मध्य अंत लक्ष्य भी कहा जाता है।
ओके, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। इसको मध्य अंत लक्ष्य भी कहा जाता है और मीन एंड चेन भी कहा जाता है। साधन समाप्ति लक्ष्य को मध्य अंत लक्ष्य और मीन एंड चेन भी कहा जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं और वह तुरंत से लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, यानी उसकी समाप्ति हो जाती है, उसे हम साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। तो आई बात समझ में। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे? लक्ष्य 3 प्रकार के, तात्कालिक लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य यानी और दीर्घकालिक लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य। आई बात समझ में। आज लोग आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो लक्ष्य हमारा कंप्लीट हुआ। हमने देखा लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य की विशेषताओं के बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। बाकी क्या रह गया था? लक्ष्य के प्रकार। तो लक्ष्य का प्रकार भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके? स्टैंडर्ड की तरफ, यानी स्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग स्तर के बारे में देखेंगे। और हाँ, एक बात और है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो है आर्मी स्कूल में वैकेंसी आई है, जिसको आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। जो एलिजिबल हो उसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। आर्मी स्कूल में वैकेंसी आई है। हम कल के वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, इसको कैसे फिल करना है, कितनी सीटें हैं और कैसे फॉर्म को फिल करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? अभी अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो कम टू द पॉइंट। हम लोगों का क्या है पॉइंट? स्तर। ओके, स्तर। स्तर क्या है? हमने बताया था कि हमारी जो वैल्यू है यानी मूल्य है, वैल्यू जो मूल्य है उसी से ही हमारे गोल और किसकी स्टैंडर्ड की उत्पत्ति हुई है। हमने ये डिस्कशन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि हमारे मूल्य से ही गोल और स्तर की स्टैंडर्ड की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे स्तर जो है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मूल्य से हुई है। तो हम कह सकते हैं स्तर की उत्पत्ति, स्टैंडर्ड की उत्पत्ति मूल्य से हुई है। और क्या है? यह तुलनात्मक होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? यह तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक कैसे होता है इसके बारे में हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई बच्चा पढ़ाई में पहले बहुत मेहनत करता है, बाद में बुरी संगत या किसी कारण से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे कंपेयर करते हैं। वो बच्चा पढ़ने में बहुत चीज था, पहले वह बहुत ही पढ़ाई करता था, बट ना जाने क्या हो गया, इन दिनों उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। क्या की जाती है स्टैंडर्ड में? यह तुलनात्मक होता है। कैसा होता है स्टैंडर्ड हमारा? ये तुलनात्मक होता है। तो ऐसे कंपेयर हम देखते हैं ना कि वह जो बच्चा है वह पहले उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता था, बट ना जाने क्या हो गया, आज के दिनों में वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। या फिर कह सकते हैं अरे वो जो फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं दूसरा, वो जो आंटी है वो देखने में पहले बहुत ही हेल्दी थी, ना जाने क्या किया उन्होंने, इस समय तो बिल्कुल ही स्लिम हो गई है, डाइटिंग वगैरह क्या किया। हर कोई ना इस समय क्या हर कोई चाहता है ना कि डाइटिंग करके बस स्लिम बने रहे, हर कोई ये चाहता है। तो देख के बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वो आंटी जो थी पहले इतनी हेल्दी थी, पता नहीं क्या हो गया, जो इस समय इतनी दुबली पतली हो गई, बिल्कुल स्लिम लगता ही नहीं कि इतनी बच्चों की माँ है, वो होता है ना। तो उसी तरह से ये क्या है? तुलनात्मक होता है। तो ये हमारा तुलना हो गया। पहले वह हेल्दी और मोटी थी, अब दुबली हो गई। बच्चा पहले पढ़ने में बहुत तेज था, अब क्या हो? कमजोर हो गया। तो इस तरह से हम उसके स्टैंडर्ड का निर्धारण करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कैसा है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? तुलनात्मक होता है। स्टैंडर्ड हमारा तुलनात्मक होता है। और इस स्टैंडर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है? स्तर की उत्पत्ति किससे हुई है? मूल्य से।
इसकी उत्पत्ति मूल्य से हुई है। ओके, और क्या है, हम किसी के स्टैंडर्ड को, किसी भी परिवार का निरीक्षण करके उसके स्तर को जाना जा सकता है। हम किसी भी परिवार का अगर निरीक्षण करेंगे तो हम उसके स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कैसा है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्तर क्या होता है, हम किसी भी परिवार का निरीक्षण करके हम उसके स्टैंडर्ड के बारे में जान सकते हैं। और क्या होता है यह, हम अपने व्यवहार और कार्य के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं, स्तर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, हम अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं, कोई ना कोई मापदंड निश्चित करते हैं ना। हर किसी का स्वभाव व्यवहार एक तरह से तो होता नहीं है, तो हर व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए एक मापदंड निश्चित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही स्तर होता है। क्या होता है, हम जो है अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं वही स्तर है। नोट कर लीजिए, हम अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं वही क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, वही हमारा स्टैंडर्ड है, यानी स्तर है। तो आई बात समझ में, स्तर यानी स्टैंडर्ड क्या होता है, इसकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से हुई है। और यह क्या होता है, यह तुलनात्मक होता है। और हम किसी भी व्यक्ति का निरीक्षण, किसी भी परिवार का निरीक्षण करके उसके स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं। ओके, होता है ना कि जिसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, अननोन जगह पे कहीं भी गए या अननोन पर्सन कोई भी मिला मुझे, किसी को भी, तो हम क्या होता है, बस उसका निरीक्षण करके ही मतलब इतना तो अनुमान हो ही जाता है कि इसका स्टैंडर्ड कैसा है। तो यह कैसा होता है, यह तुलनात्मक होता है। और क्या है, हम एक लाइन में कर सकते हैं स्तर क्या, स्टैंडर्ड क्या है, हम अपने कार्य एवं व्यवहार के लिए जो मापदंड निश्चित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। आई बात समझ में, आई होप आंसर क्लियर हो गया होगा कि स्तर यानी स्टैंडर्ड क्या है। अब हम लोग इसके स्टैंडर्ड के प्रकार के बारे में देखेंगे, स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जब भी इस वीडियो, कोई भी वीडियो मेरा हो, जब भी पढ़ा करिए या सुना करिए, तो जैसे जब उसका क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग अपना भी निरीक्षण करिए कि हमने क्या बताया, मुझे कहाँ तक नॉलेज है, क्या जानकारी है। आप उसका कमेंट में या तो कमेंट करके आंसर दीजिए या फिर अपना खुद का मूल्यांकन करके उसको समझिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्तर क्या है, स्तर को हमने बताया क्या है, तुलनात्मक होता है, इसकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड के प्रकार, स्तर के प्रकार। अब स्तर कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बताइए, स्तर कितने प्रकार के होते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है यह कितने प्रकार का होता है। अब हम बताएंगे स्तर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, परंपरागत और अपरंपरागत। ओके, परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और सेकंड हमारा क्या है, अपरंपरागत, अपरंपरागत या परिवर्तनशील स्तर भी कहा जाता है, या नमनीय स्तर। कौन सा, नमनीय स्तर। तो सेकंड को ही हम अपरंपरागत स्तर भी कह सकते हैं, परिवर्तनशील स्तर भी कह सकते हैं और नमनीय स्तर भी कह सकते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, परंपरागत
परंपरागत स्तर, दूसरा अपरंपरागत या परिवर्तनशील या नमनीय स्तर। इन तीनों नामों को आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। मान लीजिए अपरंपरागत ना पूछ के परिवर्तनशील स्तर किसे कहते हैं, नमनीय स्तर किसे कहते हैं, ये पूछ लिया, तो इसलिए आप लोग इनके तीनों नाम को याद रखिए। तो परंपरागत स्तर जो है कौन से वह स्तर होते हैं, हम देखेंगे परंपरागत स्तर क्या है। परंपरागत वह होता है जिसे किसी भी देश, काल, समय या किसी भी धर्म जाति के लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, इसे हर व्यक्ति फॉलो करता है। परंपरागत स्तर को चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, इसे हर व्यक्ति फॉलो करना पड़ता है परंपरागत स्तर को, तो इसलिए इसको परंपरागत स्तर कहा गया। और क्या होता है, यह जो है यह अपरिवर्तनशील होता है। हमारे जो परंपरागत स्तर है यह अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी यह परिवर्तित नहीं होते हैं और इसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या होगा, हम देख सकते हैं पितृ पक्ष आता है ना, 1 महीने का होता है कि 15 दिन का होता है, हाँ 15 दिन का होता है पितृ पक्ष जो होता है। तो उसमें क्या होता है, पीड़ित लोग को पानी दिया जाता है ना, तो जिसके घर में ये कार्य किया जाता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको करना ही है। पहले हमारे बाबा लोग करते थे, बाबा के बाद पापा लोग, पापा के बाद हम लोगों की पीढ़ी, हम लोगों के बाद हम लोगों के बच्चों की पीढ़ी आएगी, क्या करेंगे, पानी देने का कार्य पितृ पक्ष में होता है, श्राद्ध होता है, ये सारी चीजें करनी रहती है। तो ये क्या होगा, हमारा परंपरागत होगा, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, या परिवर्तनशील नहीं होता है, या परिवर्तनशील होता है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इसे हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि हर जनरेशन चेंज हो रही है, मनमानी करे कोई ना करे तो वो चीज अलग है, बट इसको ये परंपरागत है, इसको हर व्यक्ति देखा, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, जाति का हो, हर व्यक्ति फॉलो करता है, यह परिवर्तनशील होता है और एक तरह से हम कह सकते हैं यह रूढ़िवादी होता है। कैसा होता है, इसे जो है कोई भी फैमिली बिना सोचे समझे अपनाती है, से हर व्यक्ति क्या करता है, फॉलो करता है, इसे हर व्यक्ति फॉलो करता है और यह क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है। और क्या होता है, यह रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब जैसे उस चीज एक से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना, वह सही है या गलत है, हम पहले की ही परंपरा को लेकर चलते, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, रूढ़िवादी होगा, हमको उसको लेकर चलना, उसको परिवर्तित नहीं करना है। तो ये क्या होता है, रूढ़िवादी होता है, हमको उसको करना ही करना है। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होता रहता है, या हस्तांतरित होता है। ओके, तो आई बात समझ में कि परंपरागत स्तर क्या है, इसे हर व्यक्ति इसको हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी देश, समाज, जाति, धर्म, किसी भी देश का हो, और ये परिवर्तनशील नहीं होता है, इसको लोगों को करना ही करना है। रूढ़िवादी होता है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, हस्तांतरित होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, या हमने बोला ना कि पहले जैसे श्राद्ध क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं पितृ पक्ष में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा लोग, पापा लोग, पापा के बाद हम लोगों की पीढ़ी, हम लोगों के बाद हम लोगों के बच्चे, ऐसे या पीढ़ी दर पीढ़ी या हस्तांतरित होता रहता है। तो ये हमारा हो गया परंपरागत स्तर। और अपरंपरागत स्तर जो है यह क्या होता है, यह परिवर्तनशील होता है, नमनीय होता है, यानी इसमें क्या होती है, यह लचीला होता है, नमनीय एक तरह से कह सकते हैं, यह परिवर्तनशील होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इसे हर व्यक्ति को फॉलो करना ही करना है, यह ऐसा नहीं है कि यह रूढ़िवादी होता है या हस्तांतरित होता है पीढ़ी दर पीढ़ी,
या होता रहता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यह परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति की एक तरह से कह सकते हैं हम कि यह ऐच्छिक होता है। व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा अपरंपरागत स्तर हुआ, जिसे हम परिवर्तनशील या नमनीय स्तर कहते हैं। नाम से ही पता, देखो इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आई बात समझ में कि स्तर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, परंपरागत और अपरंपरागत स्तर। टाइम कितना हुआ? तो इस तरह से हमारे होम मैनेजमेंट के जो निर्धारक तत्व हैं वो कंप्लीट हुए। कौन कौन से हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो मूल्य क्या होता है? मूल्य जो है हमारे व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। तो हमारा आज मूल्य, लक्ष्य, स्तर ये तीनों कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब एक बार लाइटली हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं मूल्य, लक्ष्य, स्तर के बारे में। तो मूल्य हमारा क्या है? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो हमने बताया था मूल्य क्या है? मूल्य जो होता है या क्या होता है, या इसे वैल्यू बोलते हैं, या हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। मूल्य ही हमारे डिसाइड करते हैं लक्ष्य, और स्तर को डिसाइड करते हैं हमारे मूल्य। जैसे लोगों की वैल्यू होती है, जैसा उसका मूल्य होता है, इंसान का वैल्यू कैसा है, हाई लेवल का वैल्यू, नीचे का वैल्यू कैसा, वैल्यू उसका कैसा मूल्य है। अच्छा इंसान है तो उसका अच्छा लक्ष्य होगा, उसी हिसाब से उसका अच्छा स्टैंडर्ड भी होगा। बुरा व्यक्ति है तो उसका लक्ष्य भी बुरा होगा और उसका स्टैंडर्ड भी बुरा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे मूल्य जो है, हमारे वैल्यू जो है, वो हमारे गोल और स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं। तो हम मूल्य को क्या कह सकते हैं कि मूल्य हमारा केंद्र होता है। और क्या है? मूल्य हमारे मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे क्या होता है ना, हमने बताया था, एक लॉयर का एग्जाम्पल दिया कि वो अपने कानून के खिलाफ जाके कोई कार्य नहीं करेगा अगर उसके मन में ये बात आती है, तो वो अंदर से उसको प्रेरणा मिलती है कि हमारा काम कानून की रक्षा करना है, तो हम बुरा कार्य कोई नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। आएगा समझ में? और मूल्य क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, हर व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता है। और क्या होता है? ऐच्छिक होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना वैल्यू बना और बिगाड़ सकता है। और मूल्य क्या होता है? हमें एक तरह से संतोष भी प्रदान करता है। हमारा जैसा वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग हम अगर कार्य करते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। इस तरह से क्या होता है? यह व्यक्तित्व के निर्माण में भी मूल्य सहायक होता है। तो मूल्य समझ में आ गया आप लोगों को। और लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, या लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जिसे हर परिवार, हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। किसके अनुसार? हेगेल और डार्सी के अनुसार। तो लक्ष्य क्या है? हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्य हमारा कैसा है? यह ऐसा तो नहीं है कि एक समय के बाद हमारा लक्ष्य रुक गया, हमारे लाइफ में कोई भी गोल हमको नहीं सेट करना। ये क्या है? पर डे हम लोगों का या हर लक्ष्य की प्राप्ति एक हो जाती है। गाड़ी लेना है, गाड़ी ले लिया, मकान बनवाना है, मकान ले लिया। तो लक्ष्य की प्राप्ति होने पर हमारी आगे की और उद्देश्य बढ़ते जाते हैं कि अब हमको ये लेना, ये लेना। लक्ष्य कभी हमारा समाप्त नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह क्या होता है? यह स्वाभाविक होता है। लक्ष्य हर एक व्यक्ति के ये क्या होता है? नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है ना। और क्या होता है? ऐच्छिक होता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य को डिसाइड करता है। वह अपने इच्छा के अनुसार ही, दूसरे की इच्छा के अनुसार वह लक्ष्य को नहीं डिसाइड करता। उसकी जो इच्छा होती है, जो प्राप्त करना चाहता है,
वो उसका खुद का गोल होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं लक्ष्य जो है ऐच्छिक होता है। और लक्ष्य हमारा क्या होता है या परिवर्तनशील भी होता है। ये नहीं कि एक लक्ष्य जो है वही लेके चला हमने, बस उसमें परिवर्तन नहीं होगा, हमारा लक्ष्य परिवर्तित भी होता रहता है। और क्या है, लक्ष्य आशावादी होता है। क्या होता है, आशावादी होता है। हमको उम्मीद होती है कि हम ये काम कर पाएंगे, तभी हम अंदर से ये लक्ष्य बनाते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमको वहां तक पहुंचना है। जब हमारे अंदर एक उम्मीद होगी कि हाँ हम वहां तक पहुंचने में सक्षम हैं, हमारे में इतनी एलिजिबिलिटी है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तब हमारे अंदर एक आशा जगती है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। तब हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं कि अब हमको वहां तक पहुंचना है। तो लक्ष्य क्या होता है या आशावादी होता है। और लास्ट हम लोगों का क्या है, स्टैंडर्ड यानी स्तर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो स्टैंडर्ड क्या है हमारा, इसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है, मूल्य से हुई। स्तर की उत्पत्ति किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति भी हमारे मूल्य से हुई है। तो और यह क्या होता है, स्तर जो होता है हमारा कैसा होता है या तुलनात्मक होता है। कैसा होता है, तुलनात्मक होता है। हमने बताया ना कि वो बच्चा पढ़ने में पहले बहुत ठीक था, अब नहीं ठीक है। वह या फिर आंटी बहुत ही हेल्दी थी, अब नहीं, अब जो है स्लिम हो गई है। या किसी की तबीयत पहले वह बहुत ही स्वस्थ सही रहते थे, ना जाने क्या हो गया, वो रेगुलर हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुलना करते हैं ना उस स्टैंडर्ड का। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो होता है ये तुलनात्मक होता है। और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी फैमिली की का हम निरीक्षण करके उसके स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह किस स्टैंडर्ड का है। और क्या है, स्टैंडर्ड जो है हमारे जो कार्य है, हमारे जो व्यवहार है, उनके लिए जो हम मापदंड निश्चित करते हैं वही हमारा स्टैंडर्ड है। अपने कार्यों और व्यवहारों के लिए हर व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवहार के लिए एक मापदंड निश्चित करता है ना, तो उसी तरह से वो कार्य और व्यवहार के लिए जो मापदंड निश्चित करता है, उसी तरह वह व्यवहार एवं कार्य करेगा, वही उसका स्तर यानी स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो आई बात समझ में। स्तर हमारे स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। और लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं और वह तुरंत से समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। तो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मूल्य, लक्ष्य और स्तर को लेकर। तो आज हम लोगों की ये टॉपिक खत्म हुई। और कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो आर्मी का वो स्कूल का जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। और एक न्यू टॉपिक को लेकर अपनी क्लास का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम।